सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ रहे हैं। शिक्षण विधियों के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने वाचन शिक्षण, पठन शिक्षण के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी, जैसे वाचन या पठन शिक्षण होता क्या है, वाचन या पठन शिक्षण की विशिष्टता क्या मानी जाती है, वाचन या पठन शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं और वाचन या पठन के भेद उपभेद क्या होते हैं। इन सभी बातों के बारे में हमने पढ़ा है। आज हम पढ़ते हैं कि इस वाचन या पठन शिक्षण के लिए कौन कौन सी विधियां काम में ली जाती हैं। तो वाचन या पठन के लिए कुल 8 प्रकार की विधियां काम में लेते हैं। वो 8 विधियां कौन कौन सी हैं? पहली आती है अक्षर बोध विधि, जिसको वर्ण विधि या वर्णोच्चारण विधि भी कहा जाता है। दूसरी देखो एवं पढ़ो विधि, जिसको चित्र विधि, शब्द विधि या पद विधि भी कहा जाता है। तीसरी है अनुकरण विधि या अनुध्वनि विधि। चौथी भाषा यंत्र उपकरण विधि। पांचवी ध्वनि साम्य विधि। छठी सामूहिक पठन विधि। सातवीं वाक्य विधि या वाक्य गठन विधि, जो वाचन शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि भी मानी जाती है। और आठवीं संगति विधि या साहचर्य विधि, जो मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली की देन मानी जाती है। ये 8 प्रकार की शिक्षण विधियां वाचन या पठन शिक्षण के लिए काम में ली जा सकती हैं। अब इन सभी विधियों में होता क्या है, क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? सबसे पहली है अक्षर बोध विधि या वर्ण विधि या वर्णोच्चारण विधि। देखिए इसमें क्या होता है, जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इस विधि में पठन की शुरुआत अक्षर से की जाती है। यानी बालक जिस भाषा को सीखना चाहता है, सबसे पहले उसे उस भाषा की वर्णमाला का ज्ञान करवाया जाता है। जब बालक वर्णमाला को सीखकर वर्णों को पहचानना सीख लेता है, तब उसे वर्णों को जोड़ करके शब्द को पढ़ना सिखाया जाता है और शब्द के बाद में शब्दों से वाक्य बनाना सिखाया जाता है। इस तरीके से पहले वर्ण, वर्ण से शब्द और शब्द से वाक्य को पढ़ना सिखाया जाए तो वह विधि अक्षर बोध विधि, वर्ण विधि या वर्णोच्चारण विधि कहलाती है। ज्यादातर शिक्षक इस विधि का प्रयोग करते हैं। ज्यादातर विद्यालयों में यही विधि काम में भी ली जाती है, लेकिन ये अच्छी विधि अधिक नहीं मानी जा सकती। दूसरी विधि आती है देखो एवं पढ़ो विधि, जिसको चित्र विधि, शब्द विधि या पद विधि भी कहा जाता है। इसमें क्या प्रक्रिया होती है कि इसमें बच्चे के सामने पहले कोई चित्र प्रस्तुत किया जाता है। उस चित्र के ऊपर या नीचे उसका नाम लिखा रहता है। बच्चा पहले चित्र को देखता है, चित्र की पहचान करता है और फिर चित्र की पहचान करने के बाद जो शब्द लिखा हुआ है ऊपर या नीचे, उसको वो समझ लेता है कि यह इसी का नाम लिखा हुआ होगा। जैसे मान लीजिए हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी में एक चित्र अब बच्चे के सामने आ रहा है और उसके नीचे लिखा हुआ है APPLE। अब बच्चा इसको देखता है कि ये सेब का चित्र है, एप्पल का चित्र है और वह उसको एप्पल पढ़ने लग जाता है। इस तरीके से जब बालक के सामने चित्र देख करके शब्द को पढ़ना सिखाया जाता है तो वह विधि देखो एवं पढ़ो विधि हो जाती है। पहले बालक देखता है फिर पढ़ता है। चित्र से शुरुआत है, इसलिए इसको चित्र विधि भी कहते हैं। और इसमें पढ़ने की शुरुआत वर्ण से नहीं शब्द से होती है, इसलिए इसको शब्द विधि या पद विधि भी कहा जाता है। तीसरी आती है अनुकरण विधि या अनुध्वनि विधि। इसमें क्या होता है, अनुकरण का अर्थ होता है नकल करना। इसमें पहले शिक्षक किसी शब्द को, वाक्य को बोलता है। शिक्षक के उच्चारण को सुनकर के बच्चे भी उसी प्रकार बोलते हैं। शिक्षक का उच्चारण बच्चे सुनेंगे, फिर उसी के अनुसार खुद भी उच्चारण करेंगे, शब्द को पढ़ेंगे, तो वह विधि अनुकरण विधि या अनुध्वनि विधि कहलाती है। अब एक प्रश्न आपके सामने आता है, मान लीजिए एक प्रश्न आ गया कि भाषा शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? पहला ऑप्शन है विषय वस्तु का ज्ञाता, कि उसे विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। दूसरा
ऑप्शन दिया हुआ है व्याकरण का ज्ञाता, कि वह व्याकरण का भी पूर्ण रूप से जानकार हो। तीसरा ऑप्शन दे दिया जाता है शिक्षण विधियों का ज्ञाता, कि उसे शिक्षण विधियों का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। और चौथा ऑप्शन अपने को दिया जाता है उच्चारण की शुद्धता। एक भाषा शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना, दूसरा व्याकरण का समुचित ज्ञान होना, तीसरा शिक्षण विधियों का समुचित ज्ञान होना और चौथा उच्चारण शुद्ध होना। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होता है उच्चारण की शुद्धता। एक भाषा शिक्षक को विषय वस्तु का ज्ञान है या नहीं है, कम है तो चल जाएगा, व्याकरण का ज्ञान कम है तो काम चल जाएगा, शिक्षण विधियां नहीं जानता है तो भी वो काम चला लेगा। लेकिन यदि उसका उच्चारण ही अशुद्ध हो गया तो फिर बच्चे भी अशुद्ध उच्चारण करने लग जाएंगे। इसलिए भाषा शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण माना जाता है उच्चारण की शुद्धता। इसके ऊपर एक छोटा सा चुटकुला आपके सामने है। एक गुरुजी कक्षा 6 में अंग्रेजी पढ़ा रही थी। अंग्रेजी पढ़ाते पढ़ाते उनके सामने एक शब्द आ गया, FURNITURE। उन्होंने इस शब्द को जोड़ करके पढ़ा फर्नीट्यूरे, कि बच्चों ये है फर्नीट्यूरे। अब शिक्षक महोदय ने फर्नीट्यूरे बोला। संयोग से उसी समय कोई इंस्पेक्टर महोदय पास से गुजर रहे थे, उनके कानों में ये शब्द पड़ गया तो वो कक्षा के अंदर चले गए और उन्होंने मास्टर साहब से कहा कि गुरुजी एक बार दोबारा बोलना, आपने क्या बोला? गुरुजी ने सोचा कि मेरा पढ़ाने का तरीका इनको अच्छा लगा होगा तो उन्होंने तुरंत कह दिया कि सर मेरा तो पढ़ाने का नेट्यूरे ही ऐसा है, पढ़ाने का नेट्यूरे ही ऐसा है। अब ऐसा सुनते ही इंस्पेक्टर महोदय को गुस्सा आ गया और उन्होंने डायरेक्टर महोदय को बुला लिया कि क्या आप अपने विद्यालय में ऐसे शिक्षकों को ही रखते हैं? अभी इनको बाहर निकालिए, निष्कासित कीजिए। जैसे ही निकालने की बात सुनी तो शिक्षक महोदय इंस्पेक्टर महोदय के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हमें सर मुझे ऐसा न करें, मुझे न निकालें, नहीं तो मेरा फ्यूचर ही खराब हो जाएगा। यदि हम ऐसा पढ़ाएंगे तो हमारा फ्यूचर खराब हो या नहीं हो, लेकिन बच्चों का फ्यूचर अवश्य खराब हो जाएगा। इसलिए भाषा शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? उच्चारण की शुद्धता होना चाहिए। फिर आता है भाषा यंत्र उपकरण विधि। देखिए भाषा यंत्र उपकरण विधि भी अनुकरण विधि का ही एक विकसित रूप है, तकनीकी रूप है। अनुकरण विधि में शिक्षक शुद्ध उच्चारण करता है और भाषा यंत्र उपकरण विधि में एक टेप रिकॉर्डर का प्रयोग कर दिया जाता है। टेप रिकॉर्डर में शुद्ध उच्चारण के कैसेट होते हैं, बच्चों के सामने वो कैसेट बजाया जाता है, बच्चे वहाँ शुद्ध उच्चारण सुनते हैं और फिर उसी के देखा देखी बोलने लग जाते हैं, तब वह विधि भाषा यंत्र उपकरण विधि हो जाती है। फिर ध्वनि साम्य विधि, इसमें क्या है? समान उच्चारण ध्वनि वाले शब्दों को एक साथ बोलकर पढ़ना सिखाया जाता है। समान ध्वनि कैसे? जैसे मान लीजिए कर्म, मर्म, सर्म, धर्म, इन सभी में एक जैसी ध्वनि आ रही है। ऐसे एक जैसी ध्वनि वाले शब्दों को शिक्षक एक साथ जोड़ करके पढ़ने का अभ्यास करवाता है, तो वह विधि ध्वनि साम्य विधि कहलाती है। फिर सामूहिक पठन विधि, इसमें क्या होता है? कई बार कुछ बच्चों में पढ़ने का संकोच रहता है, तो ऐसे शंकालु बच्चों को दूर करने के लिए, उनकी शंका को दूर करने के लिए कुछ बच्चों का एक समूह बना दिया जाता है और समूह में उनको पढ़ने का अभ्यास करवाया जाता है, जिससे संकोची बच्चे भी सामान्य रूप से पढ़ने में भाग लेने लग जाते हैं। तो ऐसी विधि सामूहिक पठन विधि कहलाती है। फिर आती है वाक्य विधि। जैसे अक्षर बोध विधि में अक्षर से शुरुआत करते हैं, देखो पढ़ो विधि में शब्द से पढ़ने की शुरुआत होती है और वाक्य विधि में पढ़ने की शुरुआत वाक्य से की जाती है। बच्चे को शब्द या अक्षर नहीं, पहले पूरा वाक्य बोलना सिखाया जाता है। वाक्य से वो अपने आप फिर शब्द को बोलना सीख जाता है और शब्द से फिर वर्ण की पहचान करता है। इस तरीके से उल्टी चलती ये, पहले वाक्य, वाक्य से शब्द और शब्द
से वर्ण की ओर जहां बढ़ा जाए वो विधि ही वाक्य विधि, वाक्य गठन विधि कहलाती है। आजकल भाषा मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि भावार्थ की दृष्टि से वाक्य ही भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। वाक्य से ही एक तरह से हमें भाव समझ में आता है, इसीलिए वाक्य विधि को सर्वश्रेष्ठ विधि भी आजकल माना गया है। फिर संगति विधि, साहचर्य विधि जो मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली की देन है, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे को पढ़ना सिखाने के लिए कुछ प्लास्टिक के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। कुछ टुकड़ों पर चित्र बना दिए जाते हैं, कुछ टुकड़ों पर उनके नाम लिख दिए जाते हैं। पहले बच्चे से हम कहते हैं कि चित्र को और नाम को साथ साथ मिलाकर के दीवार के पास पास रख दो। यदि बच्चा चित्र और नाम की सही सही संगति कर रहा है, इसका मतलब उसे पढ़ना आ रहा है। इस तरीके से खेल खेल में ही बच्चों को पठन की शिक्षा दे दी जाती है, वो संगति या साहचर्य विधि हो जाती है। तो ये 8 प्रकार की विधियां हैं। तो आइए इनको अब विस्तार से पढ़ते हैं कि इन सभी विधियों में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, किस तरीके से पठन शिक्षण कार्य होता है। सबसे पहली है अक्षर बोध विधि, वर्ण विधि या वर्णोच्चारण विधि। देखिए, इस विधि के अंतर्गत पढ़ने की शुरुआत वर्ण से की जाती है। वर्ण विधि में, अक्षर बोध विधि में पढ़ने की शुरुआत वर्ण से होती है। बालक जिस भाषा को सीखना चाहता है, सर्वप्रथम उसे उस भाषा की वर्णमाला का ज्ञान करवाया जाता है। जो भी भाषा सीखना चाहेगा, पहले उसे वर्णमाला का ज्ञान करवाते हैं। वर्ण पढ़ना सीख लेने के बाद उसे क्रमशः शब्द एवं वाक्य को पढ़ना सिखाया जाता है। पहले वर्ण, वर्ण से शब्द और शब्द से फिर वाक्य को पढ़ना सिखाया जाता है। इस प्रकार देखें तो यह विधि सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि मानी जाती है। सरल से शुरुआत करते हैं, कठिन की ओर चलते हैं। यह वाचन शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि भी है और आजकल भी काम में आ रही है, तो परंपरागत विधि भी इसको कहा जा सकता है। ये वाचन शिक्षण की प्राचीन विधि है, परंपरागत विधि भी मानी जाती है। एक विद्वान हुए हैं श्री मेंजिल महोदय, इन्होंने इस विधि के दोषों के बारे में या इस विधि के बारे में लिखा है। क्या लिखा है कि वर्णोच्चारण विधि द्वारा अपरिचित शब्द को पहचानने में तो बड़ी सहायता मिलती है। पहले हम वर्ण सीख लेंगे तो कैसा भी शब्द सामने आएगा उसको हम पहचान तो सकते हैं, परंतु द्रुत गति से बाधा रहित वाचन में यह विधि बाधक होती है। यदि हम वर्ण से पढ़ना सिखाएंगे तो कई बार बालक क्या है, शब्दों को जोड़कर, वर्णों को जोड़ने से कै मैं ले ऐसे जोड़ करके वो कै मैं ले धीरे धीरे पढ़ेगा, एक साथ कमल उसके मुख से कभी नहीं निकलेगा। तो यह इस विधि का एक दोष माना जाता है। दूसरी विधि आती है देखो एवं पढ़ो विधि, चित्र विधि, पद विधि या शब्द विधि। ये क्या है? इस विधि के अंतर्गत पढ़ने की शुरुआत शब्द से होती है, वर्ण से नहीं, शब्द से पढ़ने की शुरुआत की जाती है। शब्द से शुरुआत होने के कारण ही इस विधि को शब्द विधि भी कहते हैं। शब्द को हम पद भी मान सकते हैं संस्कृत के अनुसार, तो वहां पद विधि भी इसको कह दिया जाता है। पूरा पद, पूरा शब्द पहले बच्चे को सिखाया जाता है। इस विधि में बालक के समक्ष सर्वप्रथम कोई चित्र प्रस्तुत किया जाता है। सबसे पहले बच्चे के सामने कोई चित्र आएगा, उस चित्र के ऊपर या नीचे उसका नाम भी लिख दिया जाता है। बच्चा क्या करता है, बालक सर्वप्रथम चित्र को देखता है, तदुपरांत उस शब्द को पढ़ना सीखता है। पहले चित्र को देखेगा, फिर शब्द को पढ़ेगा। अब इस तरीके से चित्र से शुरुआत होती है, इसीलिए इस विधि को देखो एवं पढ़ो विधि या फिर चित्र विधि के नाम से पुकारा जाता है। देखिए, अक्षर बोध विधि वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य की ओर चल रही थी, तो सरल से कठिन हो गया। और ये शब्द, शब्द से फिर बच्चा वर्ण सीखता है, तो हम कह सकते हैं ये कठिन से सरल की ओर शिक्षण सूत्र पर कार्य करती है, क्योंकि इसमें पहले शब्द को सिखाया जाता है और शब्द पढ़ना आने के बाद अक्षर या वर्ण को पढ़ना सिखाया जाता है। तो ये कठिन से सरल हो गया।
वर्तमान में जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं वो इसी विधि के आधार पर बनी हुई आती हैं। आप 12 खड़ी आदि की पाठ्य पुस्तकें देखें तो उनमें ABCD कहे गए के ऊपर चित्र बना हुआ होता है, कबूतर नीचे नाम होता है कबूतर। तो यह कह सकते हैं कि वर्तमान समय की प्रचलित पाठ्य पुस्तकों में इसी विधि का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। अतः यह वर्तमान में वाचन या पठन शिक्षण की सबसे ज्यादा प्रचलित विधि भी मानी जाती है। वर्तमान में प्रचलन में इसका सबसे अधिक प्रयोग हो रहा है। इस विधि से पठन की गति तीव्र हो जाती है। वर्ण से पढ़ाएंगे तो क मैं ले धीरे धीरे पढ़ेगा, और इस विधि से पढ़ाएंगे तो कमल सीधा बोलने लग जाएगा। इसलिए यह गति तीव्र करने वाली शिक्षण विधि है, जिसके कारण इस विधि को हम वाचन शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि भी कह सकते हैं कि ये मनोविज्ञान के ऊपर आधारित विधि है। इस विधि का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर वाचन शिक्षण के लिए अधिक किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर हम आजकल इसी का अधिक प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें भी एक दोष है। वो दोष क्या है? इस विधि से अमूर्त ज्ञान को स्पष्ट नहीं किया जा सकता, यानी ऐसे शब्द जिनके चित्र बनाए ही नहीं जा सकते, जिनको हम आंखों से देख ही नहीं सकते, भाववाचक संज्ञा वाले जो शब्द होते हैं उनके चित्र नहीं बनाए जा सकते। तो ऐसे अमूर्त ज्ञान को इसमें स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भाववाचक शब्दों के चित्र बनाना अत्यधिक कठिन कार्य होता है। यही इस विधि का एक प्रमुख दोष माना जाता है। तो यह भी अपने आप में पूर्ण विधि नहीं है। फिर तीसरी आती है अनुकरण विधि या अनुध्वनि विधि। इसमें क्या होता है? इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले शिक्षक शब्द का शुद्ध उच्चारण करता है। शिक्षक पहले शब्द बोलेगा, शुद्ध उच्चारण में बोलेगा। शिक्षक के उच्चारण को सुनकर छात्र भी उसी प्रकार शुद्ध उच्चारण करते हैं। शिक्षक के उच्चारण को सुनते हैं, फिर छात्र भी उसी प्रकार शुद्ध बोलने का अभ्यास करते हैं। इस विधि के आधार पर ही शुद्ध उच्चारण को भाषा शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। अभी बताया था एक भाषा शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो वो है उच्चारण की शुद्धता। फिर संस्कृत भाषा में शब्द रूप या धातु रूप का अभ्यास करवाने के लिए इसी विधि का अधिक प्रयोग किया जाता है, या ये उपयुक्त भी मानी जाती है। राम शब्द सिखाने हैं तो बच्चा पहले शिक्षक बोल देगा राम है रामौ रामः प्रथमा, फिर बच्चे बोलेंगे राम है रामौ रामः प्रथमा। इस तरीके से शिक्षक के उच्चारण को सुनकर के बच्चे शीघ्र ही शब्द रूप धातु रूप आदि को याद कर सकते हैं। यह विधि भी प्राथमिक स्तर पर वाचन शिक्षण के लिए उपयुक्त मानी जाती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस विधि में भी शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए कि इस विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कक्षा के सभी छात्र अनुकरण करके उच्चारण कर रहे हैं, सभी छात्र बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, इसका ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, कुछ छात्र हैं वो चुप बैठे रहते हैं, बोलते नहीं हैं, तो वो उच्चारण में पिछड़ जाते हैं। अतः ऐसे बालकों पर ध्यान रखते हुए इस विधि का प्रयोग हमें करना चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ छात्र सामूहिक रूप से बोलने पर स्वयं चुप हो जाते हैं और इससे ऐसे छात्रों के पिछड़ जाने की संभावना रहती है। फिर है भाषा यंत्र उपकरण विधि। इसमें क्या होता है, यह विधि भी अनुकरण विधि का ही एक विकसित या तकनीकी रूप है। अनुकरण विधि में शिक्षक बोलता है और इसमें टेक्नोलॉजी आ जाती है। कैसे? अनुकरण विधि में तो शिक्षक शब्द का उच्चारण करता है, जबकि इस विधि में उच्चारण के लिए टेप रिकॉर्डर अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में इसको कहते हैं ध्वनि अभिलेख यंत्र। टेप रिकॉर्डर का हिंदी नाम है ध्वनि अभिलेख यंत्र। तो इसमें टेप रिकॉर्डर का प्रयोग किया जाता है। कैसे? इस विधि में टेप रिकॉर्डर से बालकों को शब्दों का बार बार शुद्ध उच्चारण सुनाया जाता है। बच्चे के सामने टेप रिकॉर्डर बजेगा और उसमें शुद्ध उच्चारण के साथ शब्द को वो सुनेंगे एवं उनका अनुकरण करके बच्चे स्वयं के स्तर पर शुद्ध पढ़ने का अभ्यास करते हैं, तो वो भाषा यंत्र उपकरण विधि मानी जाती है। लेकिन टेप रिकॉर्डर, कैसेट आदि लाने पर खर्चा ज़्यादा लगता है और विद्यालयों में इतना खर्चा हो नहीं सकता, इसलिए कह सकते हैं कि अधिक व्यय साध्य या खर्चीली विधि होने के कारण इस विधि का शिक्षण में अधिक प्रयोग नहीं किया जाता है।
फिर आती है ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि में क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत एक समान उच्चारण ध्वनि वाले शब्दों को एक साथ जोड़कर पढ़ना सिखाया जाता है। ऐसे शब्द जिनकी उच्चारण ध्वनि समान हो उनको एक साथ जोड़ करके पढ़ाएंगे, जैसे धर्म, कर्म, चार्म, सार्म, मर्म एक जैसा उच्चारण आ रहा है, अथवा क्रम, भ्रम, श्रम इनमें एक जैसा उच्चारण आ रहा है इत्यादि शब्दों का यदि एक साथ उच्चारण अभ्यास करवाया जाता है तो उस विधि को ध्वनि साम्य विधि के नाम से जाना जाता है। इस विधि से सभी ध्वनियों का ज्ञान करवाया जाना संभव नहीं है। सभी प्रकार की ध्वनि एक जैसी हो नहीं सकती, तो सभी ध्वनियों का ज्ञान देना इसमें संभव नहीं है। इसलिए ये भी वाचन शिक्षण के लिए अधिक उपयुक्त नहीं मानी गई है, इसका भी अधिक प्रयोग नहीं होता। और क्या होता है, इस विधि में कभी कभी अनावश्यक शब्द भी सीखने पड़ जाते हैं। ऐसे एक साथ जोड़ करके समान ध्वनि वाले शब्द लाते हैं तो ऐसे शब्द भी बच्चों के सामने कई बार आ जाते हैं जो उस स्तर पर बच्चे के लिए उपयोगी नहीं होते, तो ये भी इसका एक दोष मान लिया जाता है। फिर सामूहिक पठन विधि क्या है, देखिए इस विधि के अंतर्गत सभी छात्र एक साथ शब्द का उच्चारण करते हैं। सभी के सभी छात्र एक साथ शब्द को पढ़ते हैं, या फिर समूह बना दिए जाते हैं, 5-5 के, 6-6 के, 10-10 के समूह बना देंगे। समूह बना करके वाचन का अभ्यास करते हैं तो वो सामूहिक पठन विधि कहलाएगी। इस विधि से बालकों की व्यक्तिगत कमजोरियों का पता नहीं चलता। बच्चे समूह में पढ़ेंगे तो कौन सा बालक सही पढ़ रहा है, कौन सा गलत पढ़ रहा है, इसका शिक्षक को ज्ञान नहीं हो पाता। इसलिए यह विधि भी वाचन शिक्षण के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं मानी जाती है, इसका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर आती है जो सर्वश्रेष्ठ विधि है, वाक्य विधि या वाक्य गठन विधि। देखिए इसमें क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत पढ़ने की शुरुआत वाक्य से की जाती है। अक्षर बोध विधि में अक्षर से शुरुआत होती है, देखो एवं पढ़ो विधि में शब्द से शुरुआत होती है, और वाक्य विधि में वाक्य से ही पढ़ने की शुरुआत की जाती है। बच्चे को पूरा वाक्य पहले पढ़ाएंगे, फिर शब्द और फिर वर्ण का ज्ञान कराएंगे। तो इसमें बालक सर्वप्रथम संपूर्ण वाक्य को पढ़ना सीखता है, और वाक्य पढ़ना सीख लेने के बाद वह शब्द एवं उसके बाद वर्ण को पढ़ना सीखता है। पहले वाक्य सीखेगा, वाक्य से शब्द और शब्द से वर्ण की ओर बढ़ेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह भी कठिन से सरल की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। वाक्य से शब्द, शब्द से वर्ण पर जाएगा तो कठिन से सरल की ओर जाना हो गया। लेकिन वैज्ञानिक क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिकों या भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार वाक्य को ही भाषा की संपूर्ण सार्थक इकाई माना गया है। कि भाषा की संपूर्ण सार्थक इकाई क्या है, तो उत्तर है वाक्य है। अतः मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वाक्य विधि ही वाचन शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। वाचन विधि के लिए, वाचन शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो वाक्य विधि को सही उत्तर मानना होगा। प्राचीन काल में संस्कृत आदि में देखें तो पाणिनि जी के द्वारा भी वाचन शिक्षण के लिए वाक्य विधि को ही, वाक्य गठन विधि को ही उपयुक्त रूप में स्वीकार किया गया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि वाक्य विधि ही वाचन शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि भी मानी जाती है। फिर आती है संगति विधि या साहचर्य विधि। देखिए इसमें क्या होता है, यह विधि मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली की देन मानी जाती है। जो संगति विधि है वो साहचर्य विधि भी कहलाती है, और ये मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली से निकल करके आई है। मोंटेसरी के कारण इस विधि को हम मोंटेसरी विधि के नाम से भी पुकार सकते हैं। इसमें क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत पढ़ना सिखाने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी के भी टुकड़े हो सकते हैं, तो प्लास्टिक के टुकड़े भी काम में लिए जा सकते हैं। क्या होता है, उन पर कुछ टुकड़ों पर तो चित्र बना दिए जाते हैं एवं कुछ पर उनसे संबंधित नाम लिख दिए जाते हैं। कुछ टुकड़े होंगे उन पर चित्र बनेगा, कुछ पर हम उनका नाम लिख देंगे। फिर क्या करेगा, बालक चित्र एवं नाम की साथ साथ संगति करके
पढ़ना सीखते हैं। बालक है वो चित्र और नाम दोनों को साथ साथ मिला देगा तो हम मान लेंगे कि वो पढ़ना सीख रहा है। इस तरीके से यह विधि खेल खेल में शिक्षा सिद्धांत पर आधारित मानी जाती है। बच्चों का खेल भी हो जाता है और खेल ही खेल में वो पढ़ना भी सीख जाते हैं। तो ये खेल खेल में शिक्षा सिद्धांत पर आधारित विधि है, जिसके कारण हम इसको खेल विधि भी कह सकते हैं कि खेल खेल में पढ़ाने वाली विधि है वो मोंटेसरी विधि, संगति विधि, साहचर्य विधि है। इसी को हम खेल विधि भी कह सकते हैं। हालांकि ये मत मान लेना कि खेल विधि के जनक हम मोंटेसरी को मान लें। वैसे खेल विधि एक अलग विधि है और खेल विधि का प्रतिपादक कभी पूछा जाए तो उसके प्रतिपादक हैं हेनरी कार्डवेल कुक। वो एक अलग विधि भी अलग से पढ़ी जाती है, लेकिन खेल खेल में शिक्षा होने के कारण इस संगति विधि को यहाँ हम खेल विधि कह सकते हैं। यह विधि स्वयं करके सीखना सिद्धांत पर कार्य करती है। बच्चा खुद ही चित्रों को, शब्द को आपस में मिलाएगा तो खुद करके सीखेगा, तो स्वयं करके सीखना सिद्धांत पर आधारित मानी जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो ये विधि भी वाचन शिक्षण के लिए काम में ली जा सकती है, उपयुक्त मानी जाती है। तो ये 8 प्रकार की विधियां हैं वो वाचन शिक्षण के लिए काम में ली जाती हैं, जिनमें वाक्य विधि सर्वश्रेष्ठ विधि भी मानी जाएगी। अब इसी वाचन या पठन के टॉपिक से कुछ विशेष प्रश्न और किए जा सकते हैं। वो प्रश्न आपको याद रखने होंगे। कोई कथन हमें दे दिया जाए कि यह कथन किस विद्वान के द्वारा कहा गया है, तो इनके लिए भी आप अपने नोट्स तैयार कर लें, अपनी तरफ से इनको याद करें। जैसे एक वाक्य आ गया, पढ़ो पढ़ो कुछ और पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, प्रत्येक विषय के बारे में पढ़ो। यह कथन किस विद्वान के द्वारा कहा गया है? तो उत्तर होगा जॉन कॉटन डेना। पढ़ो पढ़ो कुछ और पढ़ो कथन के प्रतिपादक कौन है? जॉन कॉटन डेना। फिर दूसरा कथन आ रहा है, पंक्तियों पर पढ़ो, पंक्तियों के मध्य पढ़ो, पंक्तियों के नीचे पढ़ो, पर अवश्य पढ़ो। यह कथन किस विद्वान के द्वारा लिखा गया है? तो इसका उत्तर है एडगर डेल। एडगर डेल नामक विद्वान हुए हैं जिन्होंने पंक्तियों पर पढ़ो, बीच में पढ़ो, नीचे पढ़ो, अवश्य पढ़ो ऐसा कथन कहा है। कौन थे एडगर डेल? तो देखिए, एडगर डेल ने अपने 2 साथियों, एक है पिंटनर, एक है गैलीलैंड, इन दोनों को मौन वाचन पर अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया था। एडगर डेल ने पिंटनर और गैलीलैंड दोनों को कहा कि आपको मौन वाचन पर अध्ययन करना चाहिए। फिर इनकी प्रेरणा से ही इन दोनों विद्वानों ने मौन वाचन पर अनेक शोध कार्य किए थे। एडगर प्रेरणा देने वाले थे, पिंटनर और गैलीलैंड मौन वाचन पर शोध कार्य करते रहे और उन शोध कार्यों के परिणाम जो निकले, उन परिणामों को ब्राइन नामक विद्वान ने एक जगह किया और उस ब्राइन ने अपनी रचना लिखी थी साइलेंट रीडिंग, उस साइलेंट रीडिंग रचना में शामिल कर दिया। तो एडगर डेल प्रेरणादायक हैं, पिंटनर गैलीलैंड मौन वाचन के शोध करता है और शोधों का परिणाम ब्राइन ने अपनी पुस्तक साइलेंट रीडिंग में शामिल किया है। फिर एक कथन आ रहा है, वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता के द्वारा संचित ज्ञान राशि से परिचित हो सकता है। वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता के द्वारा संचित ज्ञान राशि से परिचित हो सकता है। तो यह वाचन की परिभाषा या वाचन की प्रशंसा में यह कथन किसने कहा है? तो उत्तर है ल्यूइस महोदय ने कहा है। ल्यूइस की रचना कल हमने वीडियो में पढ़ी थी। एक रचना है स्कूल में भाषा, उस स्कूल में भाषा के लेखक हैं ल्यूइस, उन्होंने वाचन के लिए यह कथन लिखा है। फिर आते हैं, अध्यापकों को यह बात अच्छी प्रकार से समझ लेनी चाहिए कि उच्च कक्षाओं में वाचन की सबसे अच्छी विधि मौन वाचन ही है। कल भी हमने वीडियो में बात आई थी कि एक विद्वान थे जुड के अनुसार मौन वाचन की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? तो उन्होंने उच्च स्तर का नाम लिया था कि उच्च माध्यमिक स्तर या उच्च स्तर पर मौन वाचन की शुरुआत होनी चाहिए। उसी के पक्ष में उन्होंने ये कथन लिखा है कि अध्यापकों को यह बात अच्छी प्रकार से समझ लेनी चाहिए कि उच्च कक्षाओं में वाचन की सबसे अच्छी विधि मौन वाचन ही है। जब कोई बालक चलना सीख लेता है
तब वह खिसकना छोड़ देता है। बच्चा शुरू में खिसक खिसक करके चलता है, लेकिन जब उसे चलना आ जाता है तो वो खिसकना छोड़ देता है। इसी प्रकार जब कोई बालक मौन वाचन करना सीख लेता है तब वह सस्वर वाचन की आदत छोड़ देता है, कि मौन वाचन यदि उसे आ जाता है तो फिर वो सस्वर वाचन नहीं करता है। फिर आता है, ये कथन किस विद्वान के द्वारा कहा गया है? तो उसका उत्तर आपको देना है, जुड महोदय के द्वारा कहा गया है। फिर है, स्मिथ तथा कर्लिन महोदय ने अर्थबोध के 3 स्तर बताए हैं, कि शब्द को हम पढ़ते हैं, पढ़ करके अर्थ ग्रहण करते हैं, उस अर्थ ग्रहण के अर्थबोध के कितने स्तर माने जाते हैं? तो अर्थबोध के 3 स्तर माने जाते हैं। किसके अनुसार? स्मिथ और कर्लिन के अनुसार 3 स्तर अर्थबोध के माने गए हैं। वो 3 स्तर क्या क्या हैं? मूलार्थ बोध, कि सबसे पहले कोई भी शब्द अपने पास में आता है तब हम उस शब्द के मुख्य अर्थ को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, तो उसको कहते हैं मूलार्थ बोध। जिसका दूसरा नाम उन्होंने रखा अर्थ की संरचना, किसका मुख्य अर्थ क्या होता है। और मुख्य अर्थ को जब हम पढ़ते हैं शब्द शक्तियों में तो उसे अभिधा शब्द शक्ति के नाम से पुकारा जाता है, और अभिधा का अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है। तो ये कह दें, शब्द के मुख्य अर्थ को ज्ञान प्राप्त करना पहला स्तर है, जो मूलार्थ बोध कहलाता है। इसमें अर्थ की संरचना पर ध्यान दिया जाता है। साहित्य या व्याकरण में ये अभिधा शब्द शक्ति के नाम से पढ़ा जाता है, और अभिधा शब्द शक्ति के अर्थ को वाच्यार्थ भी कहते हैं। दूसरा स्तर आता है विश्लेषणात्मक अर्थ। इसमें मुख्य अर्थ के साथ साथ यह मुख्य अर्थ क्यों निकला उसका थोड़ा विश्लेषण भी किया जाता है। मुख्य अर्थ का विश्लेषण किया जाता है, वो दूसरा स्तर हो जाता है विश्लेषणात्मक अर्थ। ये हिंदी की लक्षणा शब्द शक्ति के अनुसार कार्य करता है। जैसे हम लक्षणा में मुख्य अर्थ को छोड़ देते हैं और मुख्य अर्थ को छोड़ करके लक्षणों के आधार पर कोई अन्य अर्थ निकालते हैं, वही लक्ष्यार्थ और लक्षणा शब्द शक्ति है। तो दूसरा स्तर विश्लेषणात्मक अर्थ होगा। तीसरा है आलोचनात्मक अर्थ। इसमें बच्चा क्या करता है कि ये जो अर्थ मुख्य निकला, क्या इसके अलावा भी और कोई अर्थ इसके हो सकते हैं, इस तरीके से वो अर्थ का मूल्यांकन करता है। और एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ आते हैं तो उसे हम व्यंजना शब्द शक्ति के नाम से पढ़ते हैं, और उसके अर्थ को व्यंग्यार्थ कहा जाता है। तो अर्थबोध के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। किसके अनुसार? स्मिथ व कर्लिन के अनुसार। 3 स्तर कौन कौन से हैं? मूलार्थ बोध, विश्लेषणात्मक अर्थ, आलोचनात्मक अर्थ, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। फिर एक कथन है, पठन संबंधी दोषों, कारणों एवं उनके उपचारों का अध्ययन करने वाले मुख्य विद्वान कौन माने जाते हैं? जिन्होंने पठन के दोषों के बारे में अध्ययन किया, उनके कारण भी बताए और उनका समाधान भी बताया। तो उसका उत्तर है, श्री मेंजिल महोदय ने इस प्रकार का कार्य किया था। एक और कथन हम पढ़ते हैं, सस्वर पठन में कोई भी व्यक्ति जब बोल करके पढ़ता है, सस्वर वाचन करता है, तो उसकी सीमा क्या है? तो सस्वर पठन में कोई भी व्यक्ति 1 मिनट में 160 शब्दों से अधिक नहीं पढ़ सकता है। चाहे कितनी ही तेज गति से हम पढ़ें, 1 मिनट में लगभग 160 शब्द बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते। लेकिन मौन वाचन करते समय मौन वाचन में इतनी गति तो विद्यार्थी कक्षा 6 तक ही प्राप्त कर लेता है। यदि मौन वाचन करेंगे तो कक्षा 6 का बालक ही 1 मिनट में 160 शब्द या उससे ज़्यादा भी पढ़ सकता है। और कक्षा 8 तक आते आते बालक मौन पठन के द्वारा बोध के साथ यानी अर्थ ग्रहण के साथ 240 से 350 शब्दों तक को भी पढ़ लेता है। इसलिए अर्थ बोध के लिए मौन वाचन ज़्यादा प्रभावी है। सस्वर वाचन में अर्थ ग्रहण की गति धीमी होती है, शब्दों के वाचन की गति धीमी होती है। तो ये प्रश्न आता है कि सस्वर वाचन में 1 मिनट में अधिकतम कितने शब्द बोले जा सकते हैं? तो 160 शब्द। कक्षा 6 तक बालक मौन वाचन में इतनी गति प्राप्त कर लेगा और 8 तक उसकी गति क्या हो जाती है? 240 से 350 शब्द मौन वाचन में वो पढ़ लेता है। तो ये अपना वाचन शिक्षण है। वाचन शिक्षण की क्या क्या विधियां हैं, इन सबको हमने पढ़ा है। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप अधिक से अधिक इनको शेयर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज आपको तुरंत प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।